हम जिला व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय सिंगला के साथ में हैं। बातचीत कर लेते हैं और जान लेते हैं कि व्यापारी वर्ग जो है राजनीति में किसका साथ देगा। शहर में हुई समस्याओं को लेकर व्यापारी वर्ग जो सजग रहता है वो कितना अपने सजगता से शहर की समस्याओं को दूर करवा पाया, और राजनीतिक गतिविधियां जो आगे आने वाली हैं, होने वाली हैं, उनके बारे में भी बातचीत करेंगे। सिंगला साहब, स्वागत है। नमस्कार। मैं आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार करता हूं और आपका धन्यवाद कि आपने व्यापारियों की आवाज़ उठाने के लिए ये प्रयत्न किया। सिंगला साहब, सबसे पहले ये बताइए कि विधानसभा चुनाव आ गई हैं, तो व्यापारी वर्ग जो है चुनाव में किसका साथ देगा और उसकी वजह क्या रहेगी? देखिए, व्यापारी वर्ग तो लगभग ये मानिए कि आप हमारा जो जिला व्यापार मंडल है, इसका जो गठन हुआ था वो बिल्कुल ये हुआ था कि हमारा जो व्यापार मंडल है वो गैर राजनीतिक है। हम किसी पार्टी से नहीं बंधे हुए हैं। हमारे अंदर 36 बिरादरी के लोग जो आज के दिन व्यापार करते हैं, पहले गिनती की जातियां थी जो व्यापार करती थी, लेकिन आज के दिन 36 बिरादरी के लोग व्यापार करते हैं। और हमने ये क्लियर कर रखा है कि हमारे लिए सभी पार्टियां बराबर हैं। तो हमारा जो व्यापार मंडल है किसी पार्टी के लिए या इस तरह की राजनीति में हम नहीं जाना चाहेंगे। उसके लिए हमने अपने साथियों को खुला छोड़ रखा है। जिसको जैसे विचार जिसके पसंद आए, जो पार्टी व्यापारियों के हित में काम करे, उसी को वोट दें। सिंगला साहब, चुनाव तो आप भी लड़ सकते थे, क्योंकि आपके पास जो सराउंडिंग एरिया है, आसपास के जितने जनता आपसे जुड़ी है, जो आम लोग जुड़े हुए हैं, व्यापारी जुड़े हुए हैं, तो आपने ये प्रयत्न क्यों नहीं किया चुनाव लड़ने का? देखिए, आज के दिन चुनाव बहुत महंगा हो गया है और मैं ये कहूँ कि सिर्फ पैसे का हो गया है, तो शायद उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और हम व्यापारी आदमी, हम तो जो है ना कमा के खाने वाले लोग हैं, तो हमारे लिए चुनाव पहली बात तो उसका कोई अर्थ ही नहीं रह गया है। दूसरा ये है कि हमने जब मैंने ये व्यापार मंडल की सीट ली थी अध्यक्ष के नाते, तो मैंने एक प्रण किया था कि जब तक मैं किसी राजनीति नहीं करूँगा तो इस पद पे रहूँगा, और जिस दिन किसी पार्टी को ज्वाइन कर लूँगा तो मैं जो है ना फिर राजनीति करूँगा। तो इसलिए व्यापार मंडल के अध्यक्ष होने के नाते मेरा राजनीति करने का तुक भी नहीं बनता, क्योंकि मुझे व्यापारियों की आवाज़ हमेशा उठानी होती है, चाहे कोई भी सरकार आए। तो हमें विपक्ष के पास भी जाना पड़ता है, पक्ष के पास भी जाना पड़ता है। और एक अगर कोई व्यापार मंडल का अध्यक्ष ही किसी पार्टी से बंधा होगा तो मैं मानता हूं कि वो न्याय नहीं कर पाएगा। जी, बिल्कुल सटीक जवाब है आपका। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कांग्रेस का शासन आपने देखा, भाजपा का शासन आपने देखा, तो किस तरह की गतिविधियाँ देखी गई? कौन सा शासन अच्छा लगा और जिसमें व्यापारी सुरक्षित रह पाए, वो शासन कौन सा था? देखिए, अगर मैं बड़े दुख के साथ कहूँगा कि चाहे कोई भी सरकार हुई है, व्यापारियों की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया है। व्यापारी इतनी सेवा करता है, जिस तरीके से एक किसान देश की सेवा करता है, उसी तरीके से एक व्यापारी भी जो है ना एक आपका टैक्स कलेक्टर है, चाहे वो जीएसटी के माध्यम से, चाहे इनकम टैक्स के माध्यम से, वो भी देश सेवा करता है। और आपने कोरोना के दौरान तो देखा होगा जितना व्यापारी ने देश का साथ दिया है, आम लोगों का साथ दिया है। जब सारे बैंक बंद हो गए थे, सब उधारें बंद हो गई थी, उस टाइम सिर्फ व्यापारी ने जो है ना, व्यापारियों ने मिल के जो है ना जगह जगह भंडारे चलाए थे, और जिन लोगों के पास पैसे नहीं थे उनको उधार में भी राशन आदि दिया। तो उस टाइम जो देश को चलाने वाले वो सिर्फ व्यापारी थे। और मैं दोबारा से आम लोगों से भी यही कहना चाहूँगा कि आज जो ऑनलाइन के प्रति जो रुझान हमारे नौजवानों का बढ़ गया है, मैं कहूँगा ये देश को खोखला कर देगा। ऑनलाइन जो परचेजिंग है वो बड़े बड़े विदेशी मल्टीनेशनल कंपनियां आके हमारे जो भाई हैं, हमारे जो दुकानदार साथी हैं, उनको, छोटे दुकानदार को, जो 36 बिरादरी के लोग हैं, उनको खोखला किए हुए हैं। आज के दिन छोटी से छोटी चीज़ ऑनलाइन है। ये ऑनलाइन से आपकी एक तो घर की सिक्रेसी जाती जा रही है, दूसरा आपका भाईचारा खत्म होता जा रहा है। जब आपको टाइम पे कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो ऑनलाइन वाले कभी आपका साथ नहीं देंगे, वो तो कमा कर चले जाएंगे। लेकिन आपके जो यहाँ साथी हैं, आपके बच्चे हैं, आपके भाई हैं, जो कोई ना कोई व्यापार ज़रूर करते होंगे, तो आप समझिए अगर आप एक आइटम ऑनलाइन का मंगाते हैं तो आपके भी किसी रिश्तेदार पे, किसी भाई पे, किसी जो व्यापार कर रहा है उस पर भी फर्क पड़ रहा है। तो आप ये सोच के मानना, जो ये ऑनलाइन की ट्रेडिंग है, ऑनलाइन का जो व्यापार कर रहे हैं, मैं ये मानता हूँ ये देश विरोधी है, और ये बिल्कुल हम जो है ना देश विरोधी ताकतों का साथ दे रहे हैं। सिंगला साहब, आपने ऑनलाइन व्यापार ना करने की बातचीत कही, लेकिन कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि डिजिटल इंडिया बनाया जाए, तो डिजिटल इंडिया के माध्यम से ऑनलाइन व्यापार जो है उसकी प्रगति हो पाई। अब अगर हम उसको रोक देते हैं तो डिजिटल इंडिया कैसे बनेगा, और प्रधानमंत्री जी ने जो मुहिम चलाई थी उसका क्या होगा? नहीं, डिजिटल इंडिया एक अलग चीज़ है। डिजिटल इंडिया से आप नए नए आविष्कार करो, नए नए व्यापार करो, मतलब वो एक अलग
कॉन्सेप्ट था उनका। उसका मतलब ये नहीं था कि आपको पिज़्ज़ा भी मंगाना है तो आप ऑनलाइन मंगाओ, आपने पूरी भी मंगानी है तो ऑनलाइन मंगाओ, आपने रोटी मंगानी है तो ऑनलाइन मंगाओ, आपने पेन मंगाना तो ऑनलाइन, आपने मोबाइल मंगाना तो ऑनलाइन। ये मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री का ध्येय नहीं रहा होगा। और ऐसा भी है तो मैं प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन करूंगा कि ऑनलाइन ट्रेडिंग पे बिल्कुल पूर्णतः बैन लगाए, अन्यथा इस देश का व्यापार चौपट हो जाएगा। सिंगला साहब, इसमें यह भी कहा गया था कि ऑनलाइन ट्रेडिंग या खरीद फरोख्त जो भी होगी उस पर व्यापारियों पर अतिरिक्त शुल्क भारत सरकार द्वारा थोप दिया गया था। क्या इसके बारे में जानकारी है? नहीं, व्यापारियों पे कोई शुल्क इस तरह का एक्स्ट्रा नहीं लगाया गया है, और जो व्यापारी पे भी टैक्स है ऑनलाइन पे भी वही है। जबकि सही मायनों में तो मैं तो ये कह रहा हूँ ऑनलाइन पे टैक्स ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ना तो उसके कोई खर्चे हैं, वो तो एक जगह स्टोरेज करके वहीं से कोरियर कर देते हैं, ना उनका कोई सिस्टम है ना कोई मतलब है। जब एक आम व्यापारी है वो बेचारा दुकान भी किराए पर लेके बैठता है, उसका बिजली का बिल भी भरता है, वहाँ जीएसटी नंबर भी लेके बैठता है, उस दुकान पर वो एम्प्लॉयर भी दे रहा है, लोगों को जो है ना नौकरी पे भी रखे हुए हैं, तो अपनी उसकी रोजी रोटी भी चलती है, उसके बच्चों की फीस भी भरनी पड़ती है, उसको टैक्स भी भरने पड़ते हैं। और ये ऑनलाइन की जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं ये बाजार रेट से इकट्ठा लौट लेती हैं कंपनियों से, मैन्युफैक्चरर से, और जो आइटम फिर भी इनको लगे तो इस बाजार को बर्बाद करने के लिए उस पर ये कुछ ना कुछ शुरुआत में रेट कम कर देते हैं ताकि लोगों को ये लत पड़े ऑनलाइन की, और आहिस्ता आहिस्ता जब व्यापार ख़त्म हो जाएंगे तो ये ऑनलाइन मोनोपोली करेगा, फिर वो अपनी मर्जी के रेट बढ़ा देंगे उसके। आपने अक्सर देखा होगा किसी शहर में जब कोई मॉल खुलता है तो वो मॉल वाले बाजार रेटों से भी आधे रेट में उसका रेट रख देते हैं सामान का, और जब उसके मॉल के आसपास उस एरिया की सारी दुकानें बंद हो जाती हैं फिर वो रेट बढ़ा देते हैं। तो ये ग्राहक अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहा है, चाहे उसमें मैं भी हूँ, मेरे बच्चे भी हैं, वो कई बार ऑनलाइन के लिए ऑर्डर देते हैं, तो मैं उनको प्रेरित करता हूं कि ऐसा ना करें। और मैं सभी बच्चों से, सभी युवाओं से, आम जन से यही निवेदन करूंगा कि देशभक्ति का परिचय देते हुए और अपने जो यारे प्यारे आपके यार दोस्त हैं जो बिजनेस में कर रहे हैं उनकी सहायता करने के लिए ऑनलाइन ट्रेडिंग पे ध्यान ना दें। सिंगला साहब, थोड़ा ये भी बताइए, एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते आपकी नज़र में राजनीति की परिभाषा क्या है? देखो, राजनीति की परिभाषा तो ख़त्म ही हो चुकी है। अगर सामाजिक तौर पे आप कहो, जिस तरीके से हम समाज के तौर पे जिस तरीके से लगभग हमने सेफ इंडिया फाउंडेशन है हमारी, और जो प्रकल्प हमने चला रखे हैं, सेफ इंडिया फाउंडेशन का मतलब है एस फॉर शेल्टर फॉर एवरीवन, किसी हर व्यक्ति के सिर पे छत होनी चाहिए। उसके लिए हमने रैन बसेरे खोल रखे हैं, रात को जो सड़कों पे सोते हैं उनको रात को सोने की व्यवस्था हमारी तरफ से की गई है, जो निगम के साथ मिलके की गई है। ए फॉर एड मेडिकल, हम इसके लिए भी जगह जगह पे दवाइयाँ फ्री हैं, मेडिकल कैंप है, इस तरह के आयोजन हमेशा करते रहते हैं, रक्तदान शिविर भी लगाते रहते हैं। एप फॉर फूड फॉर एवरीवन, तो गोविंद रसोई के माध्यम से हम जो सिविल हॉस्पिटल सोनीपत, गोहाना और गन्नौर, वहाँ मरीजों को तीनों समय का भोजन उनके बेड पर उपलब्ध किया जाता है बिल्कुल फ्री। इसके अलावा सोनीपत के सरकारी अस्पताल के बाहर, गोहाना के सरकारी अस्पताल के बाहर कोई भूखा ना रहे, उसके तहत हमारे काउंटर हैं जो सुबह और शाम कोई भी व्यक्ति आए और वहाँ भोजन फ्री में करे। ई फॉर एजुकेशन, एजुकेशन के लिए हमने जो विद्यार्थी हैं ज़रूरतमंद है उनकी फ़ीस के लिए या उनको किताब कापी ड्रेस आदि के लिए सारा इंतज़ाम हमारे द्वारा किया जाता है। और हमने एक बुक बैंक बना रखा है, गोविंद बुक बैंक, जिसमें हम जो बच्चे जो कक्षा पास कर लेते हैं उनकी किताबें हम दान में लेते हैं, और उन पर जिल्द आदि चढ़वा के हम जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको बिल्कुल फ्री में वो बुक्स दी जाती है। इसके अलावा बधिर बच्चों का स्कूल है, गूंगे और बिल्कुल बहरे हैं, उन बच्चों की वहाँ पे रसोई की जो व्यवस्था है, उनकी किताबों की व्यवस्था है, उनकी ड्रेस की व्यवस्था है, वो भी हमारी सेफ इंडिया फाउंडेशन द्वारा की जाती है। इसके अलावा अनेक प्रकल्प हैं, जैसे पूरे शहर में सब वाहन हमारे चलते हैं भाई। उसके अलावा एम्बुलेंस चलती है हमारी जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और हर महीने की 1 तारीख को हमारी संस्था जितनी भी लावारिस हस्तियाँ हैं उनको हरिद्वार में ले जाकर उनका जो है विसर्जन पूरे विधि विधान से किया जाता है। और जो भी कोई अगर कोई लावारिस कोई लाश आती है तो उसका संस्कार भी सेफ इंडिया द्वारा किया जाता है। तो व्यापारी मिलके या हम लोग मिलके समाज सेवा में तो बहुत कार्य करते हैं। जहाँ तक आप राजनीति में बात कर रहे हो तो बहुत से लोग क्या है कि वो सेवा करके दिखाते हैं और फिर राजनीति में आ जाते हैं। सही मायनों में जो राजनीति थी वो ये थी, सेवा करने के लिए राजनीति में जो लोग आगे आना चाहते हैं, उन्होंने देश की सेवा करनी थी,
लेकिन आज के दिन मैं राजनेताओं की भी कमी नहीं कहूँगा, क्योंकि पब्लिक में भी जब शुरू में जब वो इलेक्शन लड़ता है तो उसके इतने पैसे खर्च करवा देते हैं, तो वो बेचारा उस टाइम चाहे अपने प्लॉट मकान या कुछ भी गिरवी रख के जब इलेक्शन लड़ता है तो वो बाद में आप उससे क्या उम्मीद करोगे, चाहे कोई भी व्यक्ति है। तो ये तो आज के दिन एक बिजनेस बन गया है। सिंगला साहब, व्यापारी वर्ग अक्सर डरा रहता है, सहमा रहता है, उसको ये लगता है कि कहीं कोई लूट ना ले, कहीं कोई मार ना दे, कहीं अगर किसी से पैसे भी ब्याज पे ले लिए जाते हैं तो वो चुकता नहीं कर पाता और उसके ही डर में आत्महत्या तक कर लेता है। तो ऐसी जो सामाजिक समस्याएं हैं उनको रोकने के लिए सेफ इंडिया फाउंडेशन जो क्या करता है? देखिए, उसमें सेफ इंडिया का कोई रोल नहीं है, लेकिन हमने सरकार से व्यापार मंडल के माध्यम से बार बार निवेदन किया है कि एक तो व्यापारियों का जो सरकार ने पीछे पॉलिसी भी चलाई थी, लेकिन वो व्यापारी कल्याण कोष के माध्यम से, लेकिन व्यापारी उससे जुड़ नहीं पाए क्योंकि वो जो योजना है या पोर्टल है वो सरल नहीं था। जिन व्यापारियों को नुकसान हो जाता है उनको उनका मुआवजा मिलना चाहिए। जिस व्यापारी को व्यापार में घाटा मिल जाता है उसको भी कुछ न कुछ सरकार की द्वारा से उसको कोई एक सब्सिडी टाइप में या एक उसको लोन टाइप में मिलना चाहिए। श्रेष्ठ हरियाणा पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ हरियाणा।